जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है वो खत्म होने पर आ गया है। जो पॉलिटी का कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है और प्राइसेस जो है वो भी जल्द से जल्द बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए जल्द से जल्द एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो लेक्चर देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, और अगर और ज़्यादा पसंद आता है तो दूसरों को शेयर भी कीजिए। तो डाउनलोड कीजिए, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर हम 27 मई का जो एनालिसिस है वो देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तर एसटीआय, पीएसओ आणि एएसओ साठी नवीन बॅच सुरू होणार आहे अनअकॅडमीवर, विजय पथ या नावाची। तर कॉम्प्रिहेन्सिव्ह फंडामेंटल बॅच इथे तुम्हाला बघायला मिळणार आहे, जिथे सगळे जे सब्जेक्ट्स आहे, जसं पॉलिटी असो, इकॉनॉमिक्स असो, सी सॅट असो, हिस्ट्री असो, जनरल सायन्स, एन्व्हायरमेंट असो, कुठलेही सब्जेक्ट्स असो, तुमचे पूर्ण कवर होऊन जाणार आणि तुम्हाला जे राज्यसेवा एक्झाम होणार आहे त्यासाठी खूप जास्त हेल्प मिळणार आहे। माझीसुद्धा एक नवीन बॅच सुरू होणार आहे आणि त्या बॅचमध्ये सुद्धा तुम्ही एनरोल करू शकता। तर जर तुम्हाला विजय पथ या बॅचमध्ये एनरोल करायचं आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला खूप फायदा मिळेल आणि त्याचबरोबर माझे जे लेक्चर्स आहे, माझे जे लेक्चर्स ऑलरेडी सुरू आहे अनअकॅडमीवर, ते सुद्धा तुम्ही एन्जॉय करू शकता। मी करंट अफेअर्सवर खूप सारे कोर्सेस आणलेले आहे आणि पुढे सुद्धा खूप सारे कोर्सेस जे आहे ते येणार आहे। तर जे तुम्हाला कोर्सेस एन्जॉय करायचे असेल तर तुम्हाला लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं, जिथे तुम्हाला जे EMI ऑप्शन आहे ते सुद्धा अवेलेबल असणार आहे। तर EMI ऑप्शन सोबत तुम्ही इथे करू शकता आणि तुम्हाला कोड कुठला वापरायचा आहे, MM BEAN हा कोड वापरून तुम्ही जे सबस्क्रिप्शन आहे ते घेऊ शकता 10% डिस्काउंटवर। तर EMIचा सुद्धा नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल आहे आणि बरेचसे जे ऑप्शन्स आहे तुम्हाला वेगवेगळे तिथे बघायला मिळेल। तर लवकरात लवकर सबस्क्रिप्शन घ्या अनअकॅडमीचं आणि विजय पथ आहे ती बॅचमध्ये एनरोल करा। तो आइए यहाँ पर वोकैब जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो वर्ड्स देखने वाले हैं। पहला है थ्वार्टेड। थ्वार्टेड का मतलब होता है कि किसी इंसान को उसका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग चलने से रोकना, उसमें बाधा जो है वो क्रिएट करना, मतलब किसी की योजना जो है उसमें अड़चन क्रिएट करना। अब यहाँ पर सेंटेंस में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी डिड ऑल, ठीक है, शी डिड ऑल शी कुड टू थ्वार्ट हिज प्लान्स, मतलब उसके जो प्लान्स थे उसमें अड़चन, उसमें बाधा डालने के लिए जितनी भी कोशिश वो कर सकती थी उसने वहाँ पर कोशिश की। दूसरा यहाँ पर हमें वर्ड देखने को मिलता है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कि जो ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर प्रिवेंट नहीं की जा सकती है या फिर अवॉइड जो है वो नहीं की जा सकती है, ठीक है, मतलब वो होना ही है, मतलब जिसे घटित होने से रोका नहीं जा सकता है उसे हम कहते हैं इनएविटेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि द रिसेशन ड्यू टू कोविड-19 सीम्स इनएविटेबल। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सॉलिडिटी ट्रायल जो है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिकली टर्म जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। उसी के साथ SCQ, यहाँ पर आप देखोगे तो हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए फिर से हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है लोकस्ट, इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर शॉर्ट में जो रिवाइज है वो कर लेंगे, क्योंकि लोकस्ट के बारे में कई बार देखा हुआ है। तो लोकस्ट के बारे में हम रिवाइज कर लेंगे कि क्या है, किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीज़ें। अगर हम एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज देखते हैं तो उसमें ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल GST के साथ एक्सपेरिमेंटिंग उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला आर्टिकल को हम अच्छी तरीके से देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है HIV लेसन्स, यहाँ पर कोविड-19 के लिए, मतलब HIV जो है उससे हम क्या क्या सीखे हैं कोविड-19 पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे। उसी के साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है। आप देखिए ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव हमने नॉलेज जो है वो गेन कर लिया है। उसी के साथ साथ ये वाला आर्टिकल अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है उन्होंने यहाँ पर क्राइसिस में काफ़ी अच्छी लीडरशिप दिखाई है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो पैसे प्रोवाइड करने से रिलेटेड हो या फिर जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पर उनकी हेल्प करने से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ों में हमें उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो लीडरशिप रोल है वो निभाती हुई देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ
एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आर्टिकल है वो आ रही है, जो चाइना है वो अब मार्स पर उतरने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ आर्टिकल को कवर करते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं तियानवेन मिशन 1 के बारे में। जो चाइना है वो तियानवेन मिशन 1 के जरिए जो मार्स है उस पर उतरने की कोशिश कर रहा है, और अगर चाइना ऐसा कर लेता है तो वो थर्ड कंट्री बन जाएगा ऐसा करने वाला, यूएसए और यूएसएसआर के बाद। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि ये तियानवेन मिशन बेसिकली है क्या। तो आइए डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं तियानवेन 1 मिशन के बारे में। अब चाइना का स्पेस प्रोग्राम है जो कि अब यहाँ पर नया माइलस्टोन अचीव करने जा रहा है। जुलाई में जो कंट्री है वो उसका फर्स्ट मार्स मिशन जो है लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है तियानवेन 1। अब ये एक्सपेक्ट करने जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो रेड प्लैनेट है मतलब जो मार्स है उसकी ज़मीन पर उतरेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। और उसी के साथ साथ अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने प्लानिंग की है कि यहाँ पर भेजेंगे, ये सब कुछ करेंगे, जुलाई में फिर लॉन्च किया जाएगा, ये सब होगा, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। और अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर ये मिशन जो है वो मार्स की सतह पर उतरता है, तो चाइना थर्ड कंट्री बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, थर्ड कंट्री बन जाएगा ये अचीव करने के लिए यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो नाम है यहाँ पर तियानवेन 1, ये रखा गया है एंशिएंट चाइनीज पोएम पर, क्वेश्चंस टू हेवन। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑल इन वन ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जैसे कि चंद्रयान 1 जो मिशन हमारा था, चंद्रयान 2 मिशन जो हमारा था, अब चंद्रयान 3 जो आने वाला है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पर भी हमें विक्रम लैंडर जो है वो देखने को मिल रहा था, रोवर भी देखने को मिल रहा था, ऑर्बिटर जो है वो तो घूम रहा है ना। जो विक्रम है वो ऊपर लैंड करने वाला था और वो नहीं कर पाया, हार्ड हिटिंग जो है वो गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें ये चीज़ें जो है देखने को मिलने वाली है। और ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर जो वाटर है उसको यहाँ पर देखा जाएगा, सर्च किया जाएगा, आइस को सर्च किया जाएगा, जो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और जो एटमॉस्फेयर है उसे भी यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। अब एग्जाम में सीधे तरीके से आपको तियानवेन मिशन 1 जो है ये क्या है ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंट्री जो है तियानवेन मिशन 1 जो है ये लॉन्च कर रही है, ये पूछा जा सकता है। तीसरा पूछा जा सकता है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉन्च सिस्टम डेवलप की गई है बाय चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये 13 पेलोड जो है वो यहाँ पर कैरी करने वाला है, 7 ऑर्बिटर्स और 6 रोवर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर कैरी करने वाला है। और एज पर दी रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो एयर एंड स्पेस मैगजीन की, तो चाइनीज मिशन जो है ये फर्स्ट रहने वाला है जो कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार यहाँ पर प्लेस करने वाला है मार्स सरफेस पर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो तियानवेन मिशन 1 है ये फर्स्ट है जो कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार जो है वो वहाँ पर प्लेस करने जा रहा है मार्स सरफेस पर। अभी तक ये पुष्टि जो है पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल रही, लेकिन जो रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आ रही है उसके जरिए ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ ये प्लेस करने की वजह से ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर जो लोकल जियोलॉजी है उसे स्टडी कर सकता है, जो रॉक्स है उसे स्टडी कर सकता है, जो आइस है, जो डर्ट डिस्ट्रीब्यूशन है उसे ये स्टडी कर सकता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है जो स्टडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर साइट जो है कहाँ पर होने वाला है, अब देखिए जहाँ पर हमने ये देखा था हमारा चंद्रयान मिशन था वो हमने देखा था साउथ पोल जो है उसके पास लैंडिंग करने वाला था। अब यहाँ पर जब हम मार्स मिशन की बात करते हैं चाइना के, तो वो कहाँ पर लैंड होता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो वो हमें वहाँ पर 2 स्पॉट्स, बेसिकली 2 साइट जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। उसमें से एक अगर हम देखें तो हमें जो यूथोपिया प्लेनेशिया है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि कहाँ पर ये लैंड करने वाला है, अभी 2 साइट्स बोली गई उसमें से एक ये साइट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये चीज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर आप जो मार्स का नॉर्थ पोल है वो देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको ये जो साइट है वो देखने को मिलती है। अब देखिए मार्स मिशन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले सवाल तो आपको यह आ रहा होगा कि मार्स जो एक्सप्लोरेशन है वो क्यों किया जाता है। तो मून के बाद सबसे ज़्यादा स्पेस मिशन अगर देखे जाए सोलर सिस्टम में तो हमें मार्स से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि मार्स पर जो है वो हम जिंदगी बिता सकते हैं, वहाँ पर भी जो फेवरेबल कंडीशंस है, अर्थ लाइक कंडीशन, गोल्डीलॉक जोन, तो उस तरह की कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए जैसे कि क्लाउड्स, पोलर आइस कैप्स है ना, वॉल्केनोज, सीजनल वेदर पैटर्न, ये सब देखने को मिलते हैं, और इसीलिए वहाँ पर भी जो ज़िंदगी है वो हो सकती है। इसी के चलते मार्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन जो है वो हमें देखने को मिलते हैं।
और इसीलिए यहाँ पर क्या है, सपोर्ट कर सकता है या नहीं लाइफ को, हम वहाँ पर जाके जी सकते हैं या नहीं सकते, इसलिए काफ़ी क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप हो जाती है लाइफ सस्टेनेबिलिटी को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सारे मिशन जो है मार्स से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें से अगर हम देखें तो यूएसएसआर जो है 1971 में फर्स्ट कंट्री बना था जिसने मार्स लैंडिंग जो है वो कैरी आउट की थी। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो यूएसएसआर है उसने कब मार्स लैंडिंग कर दी थी, है ना। तो 1971 में ही जो यूएसएसआर है उसने मार्स लैंडिंग जो है वो कर दी थी। उसका जो यहाँ पर मार्स 3 है वो यहाँ पर लैंड हुआ था और ट्रांसमिट कर सका था डाटा जो है वो 20 सेकेंड, और उसके बाद क्या हुआ था, 20 सेकेंड के बाद ये जो मिशन है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर कंट्री जो उसने फिर सेकेंड मार्स जो है वो भी लैंडिंग वहाँ पर करवाई थी 1973 में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो सेकेंड कंट्री यूएसएसआर के बाद दूसरी कंट्री जो ये कारनामा कर दिखाई है वो है यूएसए। यूएसए जो है उसके पास रिकॉर्ड है, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे मार्स लैंडिंग जो है वो करवाए हैं। अगर हम 1976 से जो उसने शुरू किया था तब से देखें तो 8 सक्सेसफुल मार्स लैंडिंग जो है वो यूएसए ने अभी तक कर चुके हैं। लेटेस्ट हमें इनसाइट देखने को मिलता है 2019 का। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी जो सवाल है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है सॉलिडेरिटी ट्रायल प्रोग्रेस के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो टर्म है ये सीधी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है ये बेसिकली क्या है। तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन रहना ज़रूरी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि अब वो यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको SCQ जो है उसके लिए यहाँ पर सॉलिडेरिटी ट्रायल के लिए अलाउ नहीं करेगा, असाइन नहीं करेगा। तो अब ये यहाँ पर है क्या। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आपको आ सकता है, सीधा, या फिर जो सेंटेंसेस है उसमें भी दिया जा सकता है, लेकिन सीधा क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाएगा कि सॉलिडिटी ट्रायल जो है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ये क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो कि लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर अलॉन्ग विद द पार्टनर्स यहाँ पर जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है कोविड-19 के लिए वो फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोगों पे ट्रायल किया जाता है। अगर मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, टेक्निकल टर्म्स में न जाते हुए, तो ये क्या होता है, सॉलिडिटी ट्रायल मतलब क्या है कि लोगों पर जो टेस्ट है वो करके देखना। मतलब जैसे हम हेल्थ वर्कर जो है उनको ये देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, तो उस तरीके से जो पर्टिकुलर लोग होते हैं उन पर ट्रायल करके देखना और फिर उसके बाद देखना कि ये जो दवाई हम यहाँ पर दे रहे हैं ये कितनी इफेक्टिव साबित हो रही है। तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिटी ट्रायल। मतलब यहाँ पर क्या है, सभी लोगों पर नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, सॉलिडिटी में लाया जा रहा है और उसके बाद उन पर ट्रायल किया जा रहा है कि ये जो दवाई है ये उन पर किस तरीके से काम कर रही है। तो इससे हम ये जो टर्म है ये कहते हैं। अब ओरिजिनली देखा जाए तो 4 ड्रग्स इसमें देखने को मिल रहे थे जिस पर ट्रायल जो है वो किया जा रहा था। एक है रेमडेसिविर, इसके बारे में हमने देखा हुआ है, SCQ इसके बारे में हमने देखा हुआ है, फिर उसके बाद है लोपिनेविर और रिटोनेविर। अब देखिए ये जो ड्रग्स है ये अलग अलग तरीकों से, मतलब मिक्सचर के जरिए भी दिए जाते हैं, अलग अलग तरीकों से यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, मिक्सचर के साथ देने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर SCQ जो है, ठीक है, तो इसे यहाँ पर हटा दिया गया है। अब इस पर जो ट्रायलिंग है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए जो इंडिया है वो इसका मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्टर है ना। चाइना जो है उसने भी कहा था कि भैया हमको ये दो, हमको ये दो, हमको ये दो। अब यहाँ पर क्या हुआ है, WHO ने इसको निकाल दिया है और इंडिया जो है वो काफ़ी जो ये जो है मतलब देने की कोशिश कर रहा है, जो भी यहाँ पर हेल्थ वर्कर्स है उनको भी देने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखना होगा कि कितना रिलायबल हमें ये जो सोर्स है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो इंडिया जो है वो अमंग वो कंट्री है जो कि यहाँ पर कैरी आउट कर रहा है। मैंने जैसे आपको कहा था कि हॉस्पिटल जो है जोधपुर, अहमदाबाद, चेन्नई, भोपाल, मतलब जो भी हमारे यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स है उनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप यहाँ पर लो और देखो किस तरीके से फ़र्क दिखता है, क्योंकि जो हाईएस्ट रिस्क पर है उनको ये देने की कोशिश की जा रही है। सो फार जो रेमडेसिविर है वाइडली प्रिस्क्राइब की गई है और मोस्ट प्रॉमिसिंग ये यहाँ पर मानी जा रही है कि भैया ये जो है ये यहाँ पर मोस्ट प्रॉमिसिंग है और अच्छी तरीके से ये काम कर रही है। तो इस तरीके से हमें पूरा सिनारियो जो है वो देखने को मिलता है। तो अब ये आपको समझ में आ गया है बेसिकली ये क्या है। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। जो लोकस्ट है उसके बारे में यहाँ पर समझते हैं, लोकस्ट क्या है। अब देखिए लोकस्ट के बारे में हमने कई बार आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में जो है वो प्रिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करूँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। एज अ रिविजन पर्सपेक्टिव हम यहाँ पर लोकस्ट बेसिकली क्या है वो यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए लोकस्ट जिसे यहाँ पर TDs भी कहा जाता है लोकली, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि TDs के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है वो दिए गए हैं, आप यहाँ पर सही स्टेटमेंट बताओ। अब आपको पता ही नहीं रहेगा TDs क्या है। TDs मतलब क्या है, लोकस्ट, है ना।
ना, मतलब आपको जवाब पता रहेगा लेकिन जो क्वेश्चन है वो समझ में ना आने की वजह से आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो लोकस, जिसे टीडी जो है लोकली कहा जाता है, ये एक लार्ज मेनली ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स है ना, जिसे हम हमारे इसमें घोड़ा भी कहते हैं। अगर आपको पता होगा घोड़ा जो है वो कहते हैं, ठीक है, तो घोड़ा आ गया है घर में, ऐसे हम बोलते हैं। तो ये जो ट्रॉपिकल ग्रास हॉपर्स है, ठीक है, ये अलग है, उनसे अलग है, ठीक है। इनकी जो है फ्लाइट की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑर्डिनरी जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा, जो ऑर्डिनरी हमारे घर में देखने को मिलते हैं या फिर जो झाड़ियों में देखने को मिलते हैं, उनसे अलग होते हैं, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वो यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये लोग माइग्रेट हो सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस तक। लोकल्स जो है वो जनरली हमें मंथ ऑफ जून जुलाई जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे इसमें ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, इनकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है मल्टीप्लाई होने की। मतलब अगर इनकी मल्टीप्लाई की कैपेसिटी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर ग्रुप से ये माइग्रेट होते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रीडिंग भी करते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ पर पैदा भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। और ये इतने ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना रैपिडली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ पर 20 फोल्ड जो है वो 3 मंथ्स में यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा ये रिप्रोड्यूस जो है वो खुद को करते हैं, है ना। और उसी के साथ साथ जो अलग अलग वेजिटेशन है उस पर ये रहते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा तादाद में ये घूमते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, क्योंकि सारा जो अनाज है वो यहाँ पर खत्म कर देते हैं, खा लेते हैं, कितनी भी इनकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी इस तरीके का अटैक होता है, लोकस्ट अटैक होता है, उस टाइम पर हमारा जो फूड है वो यहाँ पर खत्म हो सकता है और जो सप्लाई है उसमें डिस्ट्रप्शन आने की वजह से जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर हो सकता है। सबसे पहली चीज तो वेजिटेशन जो है उसको यहाँ पर थ्रेट होता है। लोकस्ट अडल्ट जो है वो यहाँ पर खुद के वेट, ठीक है, ईट देयर ओन वेट एवरी डे, ठीक है, मतलब अबाउट 2 ग्राम्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स जो है पर डे। उसी के साथ साथ बहुत ही स्मॉल यहाँ पर स्वैन जो है वो भी यहाँ पर एक दिन में काफ़ी ज़्यादा जो है वो खा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी डिवास्टेटिंग होते हैं और जो क्रॉप्स है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसके लिए काफ़ी थ्रेट होते हैं। FAO जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जनरल लोकस्ट सिचुएशन की, कि यहाँ पर बेसिकली लोकस्ट अटैक जो है वो होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, किस तरीके से हो सकता है, कितना डेंजर है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये रिस्पॉन्सिबल है इसको मॉनिटर करने के लिए, सर्वे करने के लिए। खासकर जो डेजर्ट लोकस्ट होते हैं स्केड्यूल्ड डेजर्ट एरिया में, मेनली राजस्थान और गुजरात में। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी देखी हुई है लेकिन फिर से एक बार आपका रिविजन हो जाए, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं। ये आर्टिकल में बात की जा रही है जीएसटी होल्ड्स वल्नरेबल लेसन्स फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम क्या है। अब देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, सेपरेट वीडियोस भी उस पर अवेलेबल है। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब होता है कि हर जगह पर एक ही राशन कार्ड चलेगा। मतलब कि अगर कोई माइग्रेंट वर्कर है वो बिहार का है, अब बिहार में जो एरिया का उसको राशन कार्ड मिला हुआ है वो एरिया में जो पीडीएस शॉप होगी वहीं पर जाकर वो राशन ले पाएगा। फिर उसके बाद ये जो वर्कर्स होते हैं माइग्रेट होते हैं, अगर ये मुंबई में आ जाता है तो फिर वहाँ पर उसे उस राशन कार्ड पर जो जो धान्य है वो मिल पाएगा क्या? नहीं। तो जो उसे 2 रुपये पर केजी में मिल रहा था, अब वो उसे 12 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, 30 रुपये पर केजी, जितना भी होगा उसमें वहाँ पर उसे खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वन नेशन वन राशन कार्ड ला लेते हैं, मतलब वो जो राशन कार्ड है वो पूरे इंडिया में कहीं पर भी चलेगा, तो मतलब जो माइग्रेंट वर्कर है जो बिहार का था, अब वो अगर माइग्रेट होकर मुंबई में आता है तो अब वो भी 2 रुपये पर केजी गेहूं जो है वो खरीद सकता है और वो भी भूखा नहीं रहेगा। तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है ये बेसिकली अभी लॉन्च की गई इंडिया में। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है कोविड की वजह से देखने को मिल रहे हैं, लॉकडाउन लगाया गया है जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पर हमें ये जो चीज़ है वो देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है वो लाई गई है। जीएसटी अगर आप देखोगे तो बेसिकली पूरे देश के लिए ही लागू किया गया है ना। जीएसटी जो है पूरे देश में ही है, नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, पहले गुजरात में अलग वैट है ना, अब यहाँ पर जो महाराष्ट्र है उसमें अलग वैट है। तो इस तरीके से चेंजेस हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर जीएसटी लाया गया है, पूरे देश में सेम जीएसटी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर आप देखो तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसने कोविड-19 में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फोकस में ला दिया है, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को। अब यहाँ पर मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है इन दिस डाइवर्स कॉम्प्लेक्स ग्रुप वो यहाँ पर स्टेट बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि भैया हमको यहाँ पर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्राइसिस जो है इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट किया है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को भी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्मूथ रोल आउट के लिए हमें यहाँ पर जो चैलेंजेस है उसे भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहली चीज फिस्कल इम्प्लीकेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन जो है किस तरीके से शेयर किया जाएगा स्टेट और सेंटर के बीच में, वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हर स्टेट में सेम तरीके का हो रहा है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल बिहार का कोई इंसान है, ठीक है, बिहार का है, अब बिहार में वो ले रहा है तो बट ऑब्वियसली कि वो बिहार का इंसान है तो वो सब्सिडाइज रेट में ले रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर वो मुंबई में आता है, मतलब महाराष्ट्र में आ रहा है, अब मुंबई में अगर वो 2 रुपये में ले रहा है, तो ये मुंबई जो स्टेट है ये गवर्नमेंट का इससे क्या कनेक्शन है ना, ऐसा हो सकता है। तो किस तरीके से शेयरिंग की जाएगी, मतलब इसका जो ये पैसा है सब्सिडाइज रेट का जो पैसा है ये कौन देगा, ये बिहार की सरकार देगी या महाराष्ट्र की सरकार देगी, ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि बिहार से बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर जाते हैं महाराष्ट्र में, है ना। तो ऐसे सिनारियो में महाराष्ट्र सरकार जो है क्या वो बियर करेगी, किस तरीके से सेंटर और स्टेट में जो बर्डन है वो यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन देखा जाएगा, ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। सेकेंड चीज अगर आप देखोगे तो फेडरलिज्म, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, है ना, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा होता है कि यहाँ पर जो स्टेट्स है वो मानना चाहिए। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जो साउथ सदर्न स्टेट्स है, स्टेट का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन सदर्न स्टेट है, उन्होंने बिहार में जो माइग्रेंट जा रहे थे, उत्तर प्रदेश में जो माइग्रेंट जा रहे थे, वो ट्रेन रोक दी क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश से पैसा जो है उनके टिकट का पैसा वो नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में वो चीज़ भी गई थी। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिनारियों में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि भैया ये इंसान है, ये इंसान आज मुंबई में आया, उसने 2 रुपये में खरीद लिया, फिर उसके बाद बिहार में चला गया, दूसरे दिन वहाँ पर 2 रुपये में खरीद लिया। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर पता रहे, इसका रिकॉर्ड रहे कि भैया इसने अभी लिया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है ना। एनुअली सिंगल प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ पर बरकरार रहे कि एनुअली वो कितना ले पा रहा है, कितना ले रहा है, ये सब कुछ वहाँ पर तैयार रहे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जीएसटी जो है उसके भी यहाँ पर सिमिलर चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर नोटवर्दी एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है उन्होंने क्रिएट किया है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि जो इशू है वो एड्रेस किया जा सके। अब यहाँ पर नीले कानी जो है लेड टास्क फोर्स, उन्होंने यहाँ पर रिकमेंड किया था सेटिंग अप अ पीडीएस नेटवर्क, ठीक है, जिससे कि जो मूवमेंट है राशन की वो यहाँ पर ट्रैक की जा सके कि यहाँ पर राशन जो है किस तरीके से जा रहा है, पूरी उसकी मूवमेंट ट्रैक की जा सके। उसी के साथ साथ बेनिफिशियरी जो है रजिस्टर रहे, राशन कार्ड जो हम इशू करते हैं ग्रीवेंसेस हैंडल प्रॉपरली किए जा सके। नहीं तो एक इंसान आया, एक इंसान बिहार से आया मुंबई में, वो बोल रहा है मेरे को दो, अब वो राशन जो पीडीएस वाला है वो बोल रहा है नहीं मिलेगा, तुम्हारा हो गया है। तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। उसी के साथ साथ बिहार वाला आदमी है, बिहार वाला आदमी बोल रहा है कि मेरे को दो, बिहार वाला आदमी बिहार में ही बोल रहा है मेरे को दो, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं तुमने मुंबई से पहले लिया हुआ है, जबकि उसने लिया नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सिंस फूड राशन जो है क्रूशियल लाइफलाइन है फॉर मिलियंस, तो ऐसे प्लेटफॉर्म जो है वो इनकॉर्पोरेट किए जाने चाहिए इंक्लूजन के साथ, प्रिवेसी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसमें हमने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखे थे। ये मैंने आर्टिकल बेसिकली इंक्लूड क्यों किया है, क्योंकि अब तक जो हमने देखा था वो सिर्फ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स ही देखे थे वन नेशन वन राशन कार्ड के। लेकिन अब यहाँ पर जो चैलेंजेस है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके से चैलेंजेस से उभरा जाए ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है। तो एक बहुत ही खूबसूरत आपका जो एक आंसर है वो बन सकता है। इसलिए वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत पहले से चल रहा है। तो आपने जो नोट्स बनाए हुए वन नेशन वन राशन कार्ड में, तो ये पॉइंट जो है उसके नेगेटिव पॉइंट्स में आप ऐड कीजिए, मतलब चैलेंजिंग पॉइंट्स में, नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उसमें आप ये ऐड कर लीजिए। तो आपका एक बहुत ही हेल्दी जो आंसर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिले जो होता है जीएसटी रिफंड में, कैश फ्लो इशू वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए वन नेशन वन राशन कार्ड जो है उसने यहाँ पर प्रॉपर तरीके का टाइम बाउंड प्रोसेस यहाँ पर लाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर सारी प्रोसेस जो है वो एकदम ईजिली हो सके। एमएसएमई जो है उनकी भी यहाँ पर कंप्लेंट रहती है कि यहाँ पर कंप्लायंस बर्डन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो सिमिलर चैलेंजेस जो है यहाँ पर आ सकते हैं, जो यहाँ पर वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड जो है पीडीएस जो डीलर्स है उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि एमएसएमई जो है उनको जीएसटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पीडीएस डीलर्स को भी आ सकते हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रिजॉल्व करना ये बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये वाला जो आर्टिकल है बेसिकली कंपेयर कर रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड को जीएसटी के साथ, है ना। तो ये इसमें हमने दोनों को कंबाइंड करके देखा हुआ है कि जीएसटी में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं वो हमें वन नेशन वन राशन कार्ड में नहीं लाने हैं,
ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ गया है। दूसरा ये पर्सपेक्टिव जो है ये HIV और यहाँ पर जो हमारा कोविड है उसके बारे में कंपेयर करके हम ये बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो देखिए HIV एड जो है उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है अचीव की है। इससे रिलेटेड आपको 90-90-90 रूल जो है वो पता होगा। क्या आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में कि 90-90-90 रूल जो है वो बेसिकली क्या है? तो इसके बारे में आप लिखिए ज़रूर। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिकेड लॉन्ग रिस्पॉन्स जो हमने यहाँ पर लिया है तो उससे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर पता चलती है। पहली तो ये है कि हमें यहाँ पर जो एपिडेमिक है उसके डील करने के लिए सबसे पहले तो मार्जिनलाइज्ड और जो वल्नरेबल लोग हैं उन्हें यहाँ पर स्ट्रेटेजी में फोर फ्रंट पर रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर नहीं कि बंदूक की गोली आ रही है उनको सामने कर दिया, वहाँ नहीं। लेकिन जब हम उनके लिए सोच रहे हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ला रहे हैं, सबसे पहले उनको सामने रखना पड़ेगा कि भैया इनका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इनको हम सोल्यूशन प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी नीड्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होगी तो फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे। बॉडी लेवल पर बोलिए, सोशल बोलिए, इकोनॉमिक इंटीग्रिटी बोलिए, ये यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। सेम उसी तरह अगर हम कोविड की भी बात करते हैं तो उसमें भी पॉलिसी लाई जाए तो यहाँ पर जो फोर फ्रंट पर किन्हें रखना चाहिए, मार्जिनलाइज वल्नरेबल लोग जो है उनको रखना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पर मार्जिनलाइज वल्नरेबल अलाइज जो है यहाँ पर रखना चाहिए कलेक्टिव अप्रोच के साथ। मतलब उनकी जो जरूरतें हैं वो सुनना है ना, और उसी के साथ जब उनकी जरूरतें वो सुनने के बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। क्योंकि जब अगर हम सुनेंगे ही नहीं, हमें ऐसा बस लग रहा है कि हाँ इनकी ये प्रॉब्लम्स है, इधर उधर से हमने सुना हुआ है, न्यूज चैनल वालों ने थोड़ा बहुत बता दिए तो हमको ये पता चल रहा है तो चलो इसके बारे में पॉलिसी बना लो ना, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो उनकी नीड्स है वो यहाँ पर समझनी चाहिए कि नीड क्या होनी चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए। उसी के साथ साथ उनको यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट टू बी रेजिमेंटेड इस तरीके से नहीं समझना चाहिए, ठीक है, लेकिन एज अ पार्टनर के तौर पर समझना चाहिए कि उनको एम्पावर हमें करना है, बॉटम अप नॉट टॉप टू डाउन। जैसा कि क्या था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में आपने देखा होगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी जो एजुकेशन की इसमें लाई गई थी, क्या थी कि हम जो इलाइट ग्रुप है उनको यहाँ पर पढ़ा दो, फिर ये लोग जो है मासेस को पढ़ा देंगे, कंप्लीटली फेल हुई थी, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी टॉप टू डाउन जो है वो हमने अप्रोच नहीं रखना चाहिए, यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच रखना चाहिए कि यहाँ पर जो सबसे नीचे के तबके के लोग हैं उनसे यहाँ पर शुरुआत करके उनको यहाँ पर स्ट्रांग बना के एम्पावर करके हमें ऊपर तक लाना चाहिए। उसी के साथ यहाँ पर स्ट्रेंथन करना चाहिए रिलायबल, रिलेटेबल, है ना, एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ उनको सर्विस इस तरीके की प्रोवाइड करना चाहिए। जो सोशल सिस्टम है वो उनको प्रॉपर तरीके की यहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ तीसरी चीज हमें देखने को मिलती है कि एक पर्सनल मोरालिटी यहाँ पर नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। सभी जितने भी कॉमन लोग हैं, जितने भी उनके वेलबींग है उसके बारे में हमें यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर टेंडेंसी जो होती है हमारी ब्लेम करने की, है ना, विलीफाई करने की, तो ये चीज़ें अभी यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है, जो डिसीज है किस तरीके से ट्रांसमिट होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम फॉल्ट निकालते रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और इसीलिए लाइक विथ कोविड-19 इन HIV-2 ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उनको आइडिया नहीं है कि ये किस तरीके से कैरी करता है। तो यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आज भी अगर देखें तो कोविड-19 तो खैर यहाँ पर ये नोवेल है, नया है, तो इसलिए काफ़ी मुश्किल जाता है कि ये किस तरीके से काम करता है ये समझना। लेकिन फिर भी यहाँ पर HIV अगर आप देखो तो कई साल से हमें देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस जो है वो प्रॉपर तरीके का यहाँ पर स्प्रेड जो है वो होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से स्प्रेड होगा तो ही हम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर चैलेंज जो है कोविड-19 का वो यहाँ पर डिसीज स्पेसिफिक मैनर में डील नहीं करना चाहिए। ये जो क्राइसिस है ये यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रिप करता है कि हम यहाँ पर हमारी पब्लिक हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसे यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेता है वो इंसान आगे बढ़ जाता है, और जो उस प्रॉब्लम में ही दब के रह जाता है वो इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए जिस पर आप फोकस करोगे वो चीज़ आपको ज्यादा दिखाई देगी। आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे वो चीज आपको ज्यादा दिखाई देगी। अगर आप सॉल्यूशन पर फोकस करोगे तो आपको सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन दिखाई देंगे। तो इसीलिए जरूरी होता है कि सॉल्यूशन पर फोकस किया जाए। इसीलिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पब्लिक हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसे हम यहाँ पर स्ट्रेंथन कर सके। और इसके लिए जैसे सोनू सूद है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन पर फोकस किया, और सॉल्यूशन पर फोकस करने के बाद यहाँ पर हमें पता चला कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था। हम पीएम केयर्स फंड में 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 1-1 हजार करोड़, 1500-1500 करोड़ यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ऐसे भी कर सकते थे जो कि हम इतने कम पैसों में यहाँ पर लोगों को घर पे पहुंचा सकते थे।
ठीक है, मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो डोनेट किया है वो पैसा वेस्ट गया है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। जो पीपीई में हम यहाँ पर मेजर एक्सपोर्टर बन रहे हैं चाइना के बाद, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और वो यहाँ पर जो डोनेट किया गया है उसके सहारे हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ओरिजिनल पैसे हैं वो तो खत्म हो रहे हैं ना, तो इसलिए ये भी यहाँ पर हेल्प किया जा रहा है। लेकिन एक अलग तरीके का, जो यहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी माइग्रेंट वर्कर्स की, उसका भी सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है ना। तो मतलब जो लोग इतना ज्यादा यहाँ पर ये नहीं कर पा रहे हैं, जो डोनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग ये इसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। चलिए अब हम यहाँ पर जो मैप बेस्ड एक्सरसाइज है उस पर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी जो कंट्री है वो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, हम जूम करते हैं तो हमें भारत जो है वो देखने को मिलता है। उस कंट्री तक पहुंचने के लिए हमें अरेबियन सी को क्रॉस करना पड़ेगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वो कंट्री जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी, मतलब कौन सी है, वो है इथियोपिया। तो ये कंट्री है जो मैंने आपसे मैप में पूछी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने ज़रूर लिखी होगी। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।